Welcome to all of you in this session. आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि पंजाब टेट में आई थी अगस्त 2014 में। पेपर 2 की हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं हम अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविटीज फ्रेमवर्क। जो कंस्ट्रक्ट करने की थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? बेंद्रा, ब्रूनर, पियाजे या जंग ने? यहाँ भी ये कंस्ट्रक्टिविटीज की बात हो, वो आ जाता है हमारे पास। जीन पियाजे ने दी थी कि जो भी कोग्निटिव मतलब हमारे पास कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे द्वारा दी गई थी कि जो चाइल्ड है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है थ्रू द एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी उसकी एक न्यू नॉलेज बिल्ड हो रही है, डेट इज बाय द एक्टिविटी। वो अपने उसको न्यू न्यू एक्टिविटीज दो, इस तरह से वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता जाता है। ठीक है ना? तो ये जो कंस्ट्रक्टिविटीज का वर्ड जब भी आप देखो, इसको जीन पियाजे के साथ आप जोड़ना। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। जो बांद्रा सर हैं, इन्होंने एल्बर्ट बांद्रा था, इन्होंने सोशल लर्निंग के ऊपर काम किया था। और ब्रूनर जी ने ये, जैसे जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस में चाइल्ड की डेवलपमेंट को इसमें डिवाइड किया था, इन्होंने 3 दी थी ब्रूनर ने। एंड जो ये कार्ल जंग थे, इनका फुल नेम है कार्ल जंग, इन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज को हमने इन्होंने डिवाइड किया था कार्जन ने। बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा, पियाजे। तो कंस्ट्रक्टिविटी की थ्योरी दी थी बाय जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इफ एन इंडिविजुअल रीचेस अ सॉल्यूशन ऑल ऑफ सडन we say that he has learned by। अगर ऑल ऑफ सडन सॉल्यूशन आ रहा है तो डेफिनेटली बाय ट्रायल एंड एरर नहीं होगा, ना ही इमिटेशन के थ्रू है कि आप नकल कर रहे हो तो वो एकदम से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं आएगा। सो इट इज बाय द इनसाइट, एकदम से आपके अंदर से ही कोई सोल्यूशन आया, आपकी इनसाइट का है ये। सो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हाईलाइटेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पोजीशन वर्क ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स? तो यहाँ पे एनसीएफ की बात की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनसीएफ का। ये 2005 के है। मोस्टली एक आधा क्वेश्चन आ जाता है एनसीएफ के ऊपर। तो इसके ऊपर जो भी एनसीएफ के ऊपर है वो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं मेन मेन पॉइंट्स के एनसीएफ के ऊपर। ये 4th टाइम था एनसीएफ। ठीक है, इससे पहले 3 टाइम्स ऑलरेडी एनसीएफ की दे दी गई थी। इसके जो चेयरमैन है वो आपको याद रखना है, दैट इज अ प्रोफेसर यशपाल थे इसके, प्रोफेसर यशपाल। और मेनली इन्होंने जो फोकस किया था ये था 2 चीजों के ऊपर। अच्छा, ये बनाया गया था बाय द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के द्वारा ये बनाया गया था। प्रोफेसर इसके सॉरी चेयरमैन इसके प्रोफेसर यशपाल थे। और इन्होंने मेनली ये था कि एक 2 चीजों को लेके बनाया गया था। एक तो आपको विदाउट बर्डन, मतलब एक स्टडी हो बच्चों की, क्योंकि बर्डन बहुत दिया गया था। ये कह रहे थे कि अगर मतलब और सेकंड ये था कि मतलब एक इसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 की, उसको ध्यान में रख के किया गया था। और इसका जो मेन मेन चीजें था यही था कि जो जो स्टडी है उसको एक रियल लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाए। ठीक है, कोई रोट लर्निंग ना हो, जो रोट लर्निंग है उसको डिस्करेज किया जाए। और जो एग्जामिनेशन है मेनली वो फ्लेक्सिबल हो, जो एग्जामिनेशन है वो इफ उनका फ्लेक्सिबल सिस्टम हो। ये नहीं है कि बच्चों में एक डर हो एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको सीसीई से किया गया था, दैट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के साथ जोड़ा गया था। और मतलब ताकि मतलब एक जो इवेल्युएशन उनकी हो वो एक होलिस्टिक हो, मतलब ओवरऑल हो, एक नेशनल वैल्यू डेवलपमेंट की बात हुई थी इसमें। और जब क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई थी इसमें। तो ये मेन मेन जो एनसीएफ का है 2005 का, ये मेन मेन पॉइंट्स है। और यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन की बात हुई है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के बारे में पूछा गया एनसीएफ के, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए इसकी। तो ओपन बुक एग्जाम की बात नहीं की गई, इम्फेसिस ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस की बात नहीं हुई, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट से इस सब का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये आपका आ गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस असेसमेंट, वही हमने किया था, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हुई थी, यहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट की बात की गई थी। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, कहीं ना कहीं इनको किया गया कि ये कौन सी ऑर्डर में है, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। बेसिकली ये जो थ्योरी थी, ये हमारे पास सोशल लर्निंग की थ्योरी थी। सोशल लर्निंग में इसकी बात की गई थी। एंड मैंने पहले ही बताया, जो सोशल लर्निंग की थ्योरी थी ये किसने दी थी, एल्बर्ट बेंड्रा ने दी थी, एल्बर्ट बेंड्रा ने। एंड इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की थी। सोशल लर्निंग में किसकी बात हुई थी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग में। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि सबसे पहले आपके ये होने चाहिए आपके अटेंशन, कि जो बच्चा है वो अटेंशन दे रहा है, ठीक है ना। वो मतलब सबसे पहले वो इंटेंशन देगा कि इमिटेट करेगा बिहेवियर को, मतलब नकल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो मतलब किसी को खेलते देख रहा है फुटबॉल, ठीक है ना, तो वो क्या है, देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। देन क्या होगा, देन हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है रिटेंशन का। देन रिटेंशन मतलब डिपेंड करता है कि वो कितना उसने रिटेन किया है, ठीक है ना। रिटेंशन आ जाएगा कि उसने कितना रिटेन किया, जो उसने टेंशन देके एक ऑब्जर्व किया बिहेवियर, उसको उसने रिटेन कितना किया है उस बिहेवियर को। देन हमारे पास जो थर्ड आ जाता है, दैट इज अ रिप्रोडक्शन आ जाता है। यहाँ पे वर्ड प्रोडक्शन यूज किया गया, तो एनीवेज मतलब रिप्रोडक्शन यहाँ पे आ जाता है कि वो उसको उसने 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 अब अटेंशन भी दे दी, ऑब्जर्व भी कर लिया, ठीक है, रिटेन भी कर लिया, उसने अपनी मेमोरी में रिटेन भी कर लिया जो भी उसने ऑब्जर्व किया था। देन रिप्रोडक्शन है भी, वो खुद उस बिहेवियर को कितना मतलब प्रैक्टिकली वो कितना परफॉर्म कर पा रहा है खुद, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि ठीक है, अगर अगर वो एक बड़े अडल्ट प्लेयर को खेलते देख रहा है, ठीक है, लेकिन एक जो बच्चा छोटा है उसकी हाइट कम है, तो शायद वो उतना रिप्रोड्यूस ना कर पाए, बट यस विद द टाइम वो इम्प्रूव करेगा, अपनी स्किल को शार्प कर सकता है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब प्रोडक्शन आ जाएगा। एंड फोर्थ वन इज मोटिवेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन लेवल क्या है, उसमें विलिंगनेस कितनी है। अगेन ये डिपेंड करता है कि वो उस चीज को परफॉर्म जरूर करेगा बार बार, अगर उसमें एक रिवार्ड छुपा हो, या फिर अगर अगर डेफिनेटली उसमें एक डिस्करेजमेंट आएगा, अगर वो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट फैक्टर है वो पनिशमेंट हो। तो डिपेंड करता है एक मोटिवेशन के ऊपर। तो इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस आ रही है वो यही आ रही है, अटेंशन, देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन कह सकते हैं, एंड मोटिवेशन, ठीक है। सबसे पहले वो अटेंशन देगा, देन वो रिटेन करेगा उसको अपनी मेमोरी में कि क्या उसने ऑब्जर्व किया था। देन रिप्रोडक्शन आएगा, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है प्रैक्टिकली, कितना परफॉर्म कर पा रहा है जो उसने दिया था। देन मोटिवेशन, उसकी विलिंगनेस कितनी है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज द ऑप्शन ए ही बन रहा है, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 5. Which of the following is not involved in the mechanism by while children develop their knowledge through social dialogue? तो इसमें जो सोशल डायलॉग, जो सोशल एक लर्निंग की बात की गई हुई है, लर्निंग थ्रू सोशल, ठीक है, उसमें ये कौन सा मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व नहीं है। स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, सोशल लर्निंग की बात की है, इंटरनलाइजेशन की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, जस्ट सोशल लर्निंग क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देन विल कम टू दिस स्लाइड। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये था हमारे पास दिया गया था, ये हमारे पास दिया था बाय वाइगोस्टी ने थ्योरी दी थी ये सोशल लर्निंग के ऊपर, ठीक है ना। जो बच्चा सीखता है एक सोशल मतलब उसकी इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बात की गई थी, बाय वाइगोस्टी ने बात की थी। उन्होंने ये कहा था, कहते कि जो लर्नर था सबसे पहले क्या था, वो इस यहाँ पे था कि वो अपना करंटली इतना इंडिपेंडेंटली अचीव कर सकता है। अगर बच्चा खुद पढ़े तो वो इतना ही सीख पाएगा, ठीक है, उसका उसका लेवल इतना रहेगा, उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इतना रहेगा। लेकिन मान लो उसके साथ कोई टीचर आ गया, या उसके किसी मदर ने या किसी बड़े ने उसकी हेल्प की, ठीक है ना, उसको सपोर्ट की उसकी नॉलेज में, ठीक है, जिसको जो उसको सपोर्ट कर सकता था। तो ये
उसके बाद क्या हुआ, उसका जो कॉम्पिटेंट लेवल है वो बढ़ गया, ठीक है ना, उसका कॉम्पिटेंट लेवल बढ़ गया कुछ अचीव करने का इंडिपेंडेंटली। तो ये जो बीच का गैप है, जो वो पहले विदाउट असिस्टेंट और देन आफ्टर असिस्टेंट जो उसकी में कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस बढ़ी है, उसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सीमेंट डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट में हम जेड भी बोल देते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सीमेट डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो असिस्टेंट दी गई थी किसी बड़े की तरह, बड़े के द्वारा बच्चे को, है ना, चाहे वो टीचर है, पेरेंट है, या फिर कोई उसका फ्रेंड है, या मतलब ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। उसी असिस्टेंट को क्या बोलते हैं, उसी सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, द असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय अदर्स has been termed as scaffolding. It is support for learning and problem solving that encourages independence and growth. तो एक सपोर्ट प्रोवाइड जो करी जाती है किसी बड़े की द्वारा एक बच्चे को, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जो बच्चे में एक गैप था, ठीक है ना, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट लेवल था डेवलपमेंट का, ये लेवल 1 है आपका, ठीक है। और उसमें बच्चा जो कर सकता था विदाउट अ हेल्प फ्रॉम अदर, जो किसी बिना की हेल्प में जो कर सकता था, लेकिन जब उसने हेल्प ली तो उसका जो कॉम्पिटेंट लेवल इंक्रीज कर गया, जब फिर वो पोटेंशियली कुछ कैपेबल कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं उसके जो गैप है उसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वाइगोस्टी ने दिया था, ठीक है। और तो यही चीज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, स्कैफोल्डिंग डेफिनेटली इसका पार्ट है सोशल लर्निंग का। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी हमने देख लिया क्या है, और सोशल लर्निंग तो ये है ही है। तो ये तीनों क्या है, मैकेनिज्म है इसके सोशल डायलॉग के, बट जो इंटरनलाइजेशन है, जो इसका अंदर का इंटरनलाइजेशन है, दैट इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल डायलॉग। तो ये वैसे भी क्लियर हो जाता है ऑप्शन को देख के। सो ऑप्शन डी हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर। देन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। when a child is not able to conceptualization conservation of mass with which logically operation is he is not able to carry out। now अब बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ मास की। इसमें आपको थोड़ा सा कुछ सीखना पड़ेंगे, थोड़ी सी टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, अडेप्शन की बात हो रही है, रिवर्सिबिलिटी की बात हो रही है, इन्फ्रेंस की बात हो रही है। जब तक आप इन टर्म्स को नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे क्वेश्चन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या बात हो रही है, तो लॉजिकल ऑपरेशन किसकी बात हो रही है, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर थ्योरी के पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले तो क्या आ जाता है, ये हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं। मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, एक चाइल्ड है, उसने क्या किया, सबसे पहले तो क्या किया, उसने एक हॉर्स देखा। उसने जब एक हॉर्स देखा तो उसने ये देखा कि देखो उसके 4 लेग्स है, ऐसे टेल है, तो उसको क्या है, उसको एक हॉर्स बोला जाता है। उसने अपने माइंड में क्या प्रिपेयर कर लिया, एक स्कीमा प्रिपेयर कर लिया। एक स्कीमा मतलब उसने एक नॉलेज अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर ली देख के, कि अच्छा 4 लेग्स वाले को या एक टेल वाले को इस तरह को हॉर्स बोला जाता है। और मतलब जब भी वो क्या करता उसने सिमुलेशन कर लिया, ठीक है ना, इस चीज को क्या कर लिया, अपने माइंड में सिमुलेशन कर लिया, और उसके माइंड में एक इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना, कि हाँ इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो वो क्या होता है, वो एक हॉर्स होता है। अब क्या हुआ, उसने एक न्यू सिचुएशन देखी, उसने इस थोड़े डेज के बाद इस एनिमल को देखा। जब उसने इसको देखा तो उसने फिर से ये सोचा कि अच्छा इसकी 4 लेग्स है, ऐसे करके टेल है, तो ये भी उसको क्या बोलेगा, इसको हॉर्स ही बोलेगा। तो उसके बाद क्या आया, उसके कुछ मतलब उसके पेरेंट्स ने बताया कि नहीं, ये आपका हॉर्स नहीं है, ये क्या है, एक एक काऊ है, ठीक है, इसको काऊ बोला जाता है। तो क्या हुआ, उसके माइंड में क्या हुआ, एक नई सिचुएशन आई, तो उसमें क्या हुआ, एक एक डिसइक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जो उसके माइंड में ऑलरेडी सेट था, तो वो इक्विलिब्रियम ना होके उसने एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जो एक डिसइक्विलिब्रियम की आ गई, ठीक है। देन उसने क्या किया, उस न्यू नॉलेज को जैसे उसने देखा, उसने अपने माइंड में फिर से बिठाया कि नहीं, इस तरह के बल्कि एनिमल को या फिर ऐसे 4 लेग्स ऐसे टेल वाले को हम काऊ बोलते हैं। तो उसने क्या किया, एक न्यू नॉलेज को क्या किया, एक अकोमोडेट किया, ठीक है। तो ये इस तरह की स्टेप्स आते हैं जब भी एक चाइल्ड जो है अपनी नॉलेज मतलब बढ़ाता है। तो ये होते हैं हमारे पास असिमिलेशन, जब एक न्यू स्कीमा डेवलप किया कर लिया जाता है, उसके माइंड में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, तब वो कई बार एक न्यू
सिचुएशन में आ जाता है तो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि नहीं ये तो ऐसे था, देन एक गाइड किया जाता है जब उसके बड़ों से, या मतलब उसको सीखने को मिलता है डिसिक्विलिब्रियम के बाद, तो क्या है वो एक न्यू नेल उसको क्या कर लेता है, अकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें, और बाकी हम जो और चीजें थी वो हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो क्या आ जाता है हमारे पास, आ जाता है रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी क्या है, देखिए जो रिवर्सिबिलिटी है ना, जब बच्चा 2 से 7 इयर्स का होता है तो वो क्या होता है, जैसे जीन पियाजे ने किया था इसको, 2 से 7 इयर्स में प्री ऑपरेशन की स्टेज थी, तो उस स्टेज में क्या है बच्चा रिवर्सिबिलिटी नहीं सीख पाता। मान लो कि उसने उसने ये सीखा कि 3+2 कितना होता है, 5 होता है, बट क्या होता है वो ये नहीं सीख पाता कि 5-2 कितना होता है, 3 होता है, मतलब वो इसको रिवर्स नहीं कर पाता उस एज में। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी उसको नहीं पता। या फिर आप ये कह दो उसको ये पता है कि वाटर से आइस बन जाएगी, तो लेकिन वो अपने माइंड में ये नहीं बैठा पाता कि आइस से हम वाटर भी, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो वो वाटर बन जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी की नहीं वो कर पाता, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। सेकंड हमारे पास एक चीज आती है दैट वी कॉल एज ए सेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन होता है, सेंट्रेशन क्या होता है, सेंट्रेशन होता है कि मान लो इस तरह के डॉट्स हैं, ठीक है, और इस तरह के मैंने और डॉट्स बना दिए। सेंट्रेशन होता है जब एक चाइल्ड क्या होता है एट ए टाइम दो चीजों पे कंसंट्रेट ना कर पाए, एट ए टाइम दो चीजों पे कंसंट्रेट ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन। मान लो कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि इसमें कितने, इस लाइन में ज्यादा डॉट्स हैं या इसमें ज्यादा डॉट्स हैं, किस लाइन में ज्यादा डॉट्स हैं, तो वो इस एज के बच्चे क्या बताएंगे कि इस लाइन में क्या है, ज्यादा डॉट्स है। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीजों को एक साथ में नहीं देख पा रहे, कि यहाँ पे वो ये समझ रहे हैं कि मतलब कि वो नंबर ऑफ द डॉट्स नहीं काउंट कर पा रहे, प्लस जो लेंथ है या फिर डिस्टेंस है डॉट्स के बीच में वो उसको नहीं ऑब्जर्व कर पाते, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन। नाउ द थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है, ये था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, तो अब ये देखो कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि अगर अगर किसी किसी चाइल्ड से ये पूछा जाए कि यहाँ पे ए गिलास या बी गिलास किसमें वाटर ज्यादा है, ठीक है ना, तो बच्चा क्या बताएगा कि दोनों में क्या है, इक्वल है, दोनों में क्या है, इक्वल वाटर है। ठीक है, लेकिन अगर अगर हम इसको सी ट्यूब में ट्रांसफर कर दें, अगर इसी वाटर को हम सी ट्यूब में ट्रांसफर कर दें, तो अब किसी बच्चे से, इस एज के बच्चे से पूछा जाए कि किसमें जो वाटर है वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली बच्चा कहेगा कि सी में वाटर ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास जो थर्ड चीज है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन इसमें जो कंजर्वेशन मास है ये, इसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड है। ठीक है ना, ये रिवर्सिबिलिटी एंड सेंट्रेशन। रिवर्सिबिलिटी क्या, उसने ये नहीं सोचा कि बच्चा ये नहीं सोच पाएगा अगर इसी वाटर को इसी ग्लास में डाल दिया जाए तो क्या है वो इक्वल ही वाटर है। ठीक है, वो रिवर्सिबिलिटी नहीं सोच पाएगा। सेकंड सेंट्रेशन नहीं सोच पा रहा, सेंट्रेशन अगेन वो एट अ टाइम दो चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो ये नहीं देख पा रहा कि अच्छा मतलब जो इसका वॉल्यूम को नहीं देख पा रहा, ठीक है, और प्लस जो इसकी लेंथ है मतलब कि उसकी वो नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो वो दोनों चीजों को ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो ये हो जाता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही इसका मेन मेन कंसेप्ट थे। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, तो अब अगेन हम रीड करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू कंसेप्चुअलाइजेशन कंजर्वेशन ऑफ मास विद लॉजिकल ऑपरेशन ही इज नॉट एबल टू कैरी। सो इक्विलिब्रियम की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है ना, अडेप्शन भी नहीं हो रही कि वो अडेप्ट कर रहा है, कुछ इन्फ्लुएंस की बात भी नहीं हो रही, तो वो रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पा रहा। मैंने आपको बोला था जो कंजर्वेशन ऑफ मास में दोनों चीजें ही जुड़ी हुई है, रिवर्सिबिलिटी वो रिवर्स नहीं कर पाएगा, और सेकेंडली वो सेंट्रेशन पे भी नहीं कर पाएगा, दोनों चीजों को एक साथ नहीं वो देख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया रिवर्सिबिलिटी, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द आइडिया दैट रिगार्ड्स लैंग्वेज एज यूनिफॉर्मली human accomplishment etched into the structure of the brain can be called as behaviorist, psychoanalytic, nativist, constructivist। तो ये लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात की हुई है, जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में है, तो वो उनकी ये जो जो आइडिया था ये किसके थ्रू था, एक बिहेवियरिस्ट के ऊपर था, या फिर साइको एनालिटिक के ऊपर था, या फिर नेटिविस्ट था, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बिहेवियरिस्ट है उसको तो एक बिहेवियर से लेना देना है, लैंग्वेज से तो कोई है नहीं है। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिविटिस्ट भी यही था, एक उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिविटिस्ट की बात मैंने जो अभी हमने किया था, जीन पियाजे ने की थी, वो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर उन्होंने नॉलेज कंस्ट्रक्ट की बात की थी, थ्रू एक्टिविटी की बात की थी, कहीं भी लैंग्वेज की बात नहीं हुई कंस्ट्रक्टिविटिस्ट में, तो ये भी रॉन्ग है। साइको एनालिटिक जो होता है ना, जो साइको एनालिटिक होता है, वो वहां पे बात की जाती है आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की, जहाँ पे फीलिंग्स की, डिजायर्स की या फियर की बात की जाती है, यहाँ पे भी लैंग्वेज की बात नहीं की जाती। अब जो नेटिविटिस्ट है, अब नेटिविटिस्ट का पहले तो मतलब समझिए। नेटिविटिस्ट मतलब हम जैसे हम वर्ड यूज कर देते हैं नेटिव, नेटिव मतलब जो हमारे लोकल है, मतलब आउटर साइड नहीं है ना। अगर हम इसको साइकोलॉजी में समझे, साइकोलॉजी वर्ड में नेटिविटिस्ट का मतलब समझे, जैसे कि एक चाइल्ड में अंदर से कुछ है, अंदर मतलब कि उसके अंदर ही एक इनेट उसके इनेट है, मतलब इनेट एबिलिटीज है उसकी, जो जब बच्चा बोर्न हुआ था तभी इसमें उसमें एक एबिलिटी थी। और ये जो आइडिया दिया गया था, ये आप इंग्लिश में जब पीडागोगी करोगे ना तो उसमें बहुत आएगा। नोम चॉम्स्की की बात की जाएगी। नोम चॉम्स्की क्या थे, ये हमारे पास इन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों में जो ना इनेट एबिलिटी होती है, उनकी जन्म से ही उनके पास एबिलिटी होती है एक लैंग्वेज को अक्वायर करने की, ठीक है, कहते हैं उनके ब्रेन में ही होता है। उन्होंने ये भी बात की थी कि इसमें क्या होता है, सीएडी होता है, मतलब कि जो सॉरी इट्स एलईडी, एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है हमारे ब्रेन में। ये ऑटोमेटिकली क्या होता है उनको, मतलब कि उनमें एबिलिटी होती है कि हमें लैंग्वेज को क्या है अक्वायर करना है। इसके लिए वो कह रहे हैं कोई फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आइडिया दिया था, क्या था, बाय द नेटिविटिस्ट। कौन थे वैसे, मेनली नोम चॉम्स्की, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा था ब्रेन में ऐसा पहले से ही इनमें एबिलिटी होती है, इसमें एक लैंग्वेज अक्वायर्ड डिवाइस होता है ब्रेन में, तो ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन इन ह्यूमंस, लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात की हुई है ह्यूमन में। तो यहाँ पे है राइट हेमिस्फीयर, पेरिटल लोब, वर्निक एरिया एंड ब्रोकास एरिया। अब देखिए यहाँ पे हमने वैसे भी साइंस में पढ़ा हुआ है, ब्रेन, ब्रेन के क्या होते हैं हमारे पास दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर होता है, एक लेफ्ट होता है, और उसको 4 लोब्स में क्या होता है डिवाइड किया होता है। इतना आपको ब्रेन के बारे में वैसे ही पता होगा, ठीक है, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात की गई है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास ब्रेन है, यहाँ पे क्या है ब्रोकास एरिया है, ये हमारे पास क्या है वर्निक एरिया है। अब जो ब्रोकास एरिया होता है ना, ये एक तो चीज दोनों याद रखना, ब्रोका एंड वर्निक एरिया, ये दोनों क्या होते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं, मतलब कि राइट हेमिस्फीयर में इस पे इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है। और ये दोनों किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, दोनों ही किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ जाए, उसमें कहीं ना कहीं आपका कोई उसमें दिक्कत आ जाए, ठीक है, डैमेज हो जाए आपका लेफ्ट साइड, तो आप में लैंग्वेज के बारे में आप में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। राइट का इससे लैंग्वेज के, राइट हेमिस्फीयर का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट से लेना देना है। अब जो इनमें डिफरेंस क्या है, ब्रोका और वर्निक में, ब्रोका आपका क्या होता है, लैंग्वेज आपका इसमें आपका लैंग्वेज बोलने में आता है, ठीक है, जब आप लैंग्वेज को बोलते हो, ठीक है ना, बोलने में आपको करते हो, तो वो आपका ब्रोकाज एरिया देखता है। जो वर्निक एरिया होता है वो आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंड के लिए है। कंप्रीहेंड मतलब आपको जब लैंग्वेज समझते हो, जब कोई बोलता है आप उसको लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करते हो, तो वह कहीं ना कहीं क्या आता है, वो वहां पे आपका वर्निक एरिया काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात हो रही है, लैंग्वेज कंप्रीहेंड की बात नहीं हो रही, लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ब्रोकाज एरिया आएगा, जो कि हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है ब्रेन के। सो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा मेरे पास, राइट आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको अभी तक के क्वेश्चंस यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। As per Erickson's theory, in which stage is the child most eager to learn and master skills valued in his culture? यहाँ पे एरिक एरिक्सन थ्योरी की बात की गई है। एरिक एरिक्सन ने जो ये स्टेजेस दी थी, इसको 8 में डिवाइड किया था, 8 स्टेजेस टोटल दी थी। जब तक आपको इस 8 स्टेजेस के बारे में नहीं पता होगा, ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो हम इसके थोड़ी सी 8 स्टेजेस देख लेते हैं। तो ये दी थी इसने एरिक एरिक्सन ने।
इसने सबसे पहली स्टेज दी थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड दी थी जिसकी एज होती है 0 से 1.5, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम दैट इज फ्रॉम 1.5 to 3 दी थी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट दी थी 3 to 5, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी दी थी, ठीक है, देन इको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। यहाँ पे देखो, यहाँ तक 12 से 18 तक यहीं तक मेनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे के क्वेश्चन की एज बढ़ जाती है जो हमारे मतलब टीचिंग में नहीं मतलब आती, बट ठीक है आप एक बार से देख लेना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या होता है, जब बच्चा इतना छोटा होता है 0 से 1.5, मतलब कि एक इन्फेंट होता है, उस एज में बच्चों को प्रॉपर लव एंड केयर चाहिए होता है। जो प्रॉपर लव एंड केयर मिलता है तो बच्चों में एक ट्रस्ट आता है, ठीक है, एक उनमें एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट होता है, वो आगे की जो स्टेजेस है उसके लिए रेडी रहता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर क्या होता है, उसको नहीं उतना लव या केयर नहीं मिलती, तो वो क्या होता है उसमें एक मिसट्रस्ट की जो फीलिंग्स है वो आ जाती है, ठीक है। अगर वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट या उनको कुछ हार्श बिहेवियर मिलता है तो उनमें एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आ जाता है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एज है हमारे पास 1.5 to 3 आ जाती है। ऑटोनॉमी क्या है कि जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में पहुंचता है वो कुछ काम खुद करना शुरू करता है, ठीक है, तो उसमें ये है कि आप उसको उतना थोड़ा फ्रीडम दो, उतना उतना थोड़ा काम करने की, अगर वो खुद कुछ खाने पीने की कोशिश करता है या है, ठीक है ना, उसमें क्या है, उसमें एक विलिंगनेस आएगी, आगे कुछ उसको एक विलिंगनेस मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करने देते, ऑटोनॉमी उसमें नहीं उसमें होते तो वो क्या है तो वो उसमें उसमें विलिंगनेस आ नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो ये शेम की उसमें एक फीलिंग आ जाएगी आगे, ठीक है, वो खुद उसमें अपना ऑटोनोमस बनेगा ही नहीं वो। देन हमारे पास आ जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये प्ले एज है 3 से लेके 5 इयर्स, तो वो इनिशिएटिव होगा, जैसे वो खुद काम करने की कोशिश करेगा, है ना कुछ जैसे आप कर रहे हो वो खुद आपकी तरह कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या है, उसको एक पर्पस मिलता है, अगर इस ये वाली स्टेज वो अच्छे से क्रॉस कर लेता है इनिशिएटिव, अदरवाइज उसमें गिल्ट रहता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, अगर आप उसको इस तरह से नहीं करने दे पा रहे। देन हमारे पास आ जाता है कॉम्पिटेंसी, स्कूल एज आती है 5 to 12 इयर्स, तो ये हमारे पास मतलब स्कूल एज है, इसमें क्या है बच्चा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसमें क्या है बच्चा स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, स्टेजेस वगैरह पे परफॉर्म करता है, या फिर अपना मतलब टाइम से होमवर्क वगैरह करता है। अगर वो इस स्टेज को अच्छे से नहीं कर पाता या फिर इस, ठीक है ना, तो उसमें क्या एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो जाता है बच्चों में, ठीक है ना। तो अगर ये अच्छे से जाता है तो उसमें एक कॉम्पिटेंसी की मतलब कि वो उसके अंदर ऐसी कुछ फीलिंग्स वगैरह कॉम्पिटेंसी की आती है, ठीक है। देन अडोलसेंस की एज आती है 12 to 18 इयर्स, तो इस चीज में क्या आ जाता है हमारे पास इको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन लिखा हुआ है यहाँ पे। मेनली इसमें आइडेंटिटी आ जाता है, इसमें आइडेंटिटी कह सकते हो आप, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ये होता है। इसमें ये आइडेंटिटी होता है कि जो उसको लगता है कि मुझे ये करना है, मेरे ये ड्रीम्स है या मेरा ये लक्ष्य है लाइफ में कुछ करने का, और वो उसको कर लेता है, ठीक है ना, तो उसको अपनी एक आइडेंटिटी मिल जाती है। अगर वो इस चीज को नहीं कर पाता तो उसमें हमेशा के लिए क्या हो जाता है, एक रोल कंफ्यूजन, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे करना क्या है लाइफ में, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास 12 to 18 इयर्स। देन हमारे पास एक यंग एज आती है 18 to 40 इयर्स की, जिसमें हमें एक इंटीमेसी या आइसोलेशन की होती है, जिसमें आपको एक आप में इंटीमेसी की फीलिंग आती है, लव मैरिजेस वगैरह का आ जाता है। अगर ये आ जाता है तो आप में ठीक है एक अच्छा आप में एक बैलेंस बना रहता है, अदरवाइज आप एक आइसोलेशन की फीलिंग यहाँ पे आ जाती है। देन हमारे पास आ जाता है 40 to 65 जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, यहाँ पे आपकी एक सब फैमिली वगैरह है, तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक बहुत जनरेटिव वाली आ जाती है, अदरवाइज स्टेग्नेशन फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ कहीं ना कहीं स्टेगनेट हो चुकी है, ठीक है ना, रुक चुकी है लाइफ आपकी। देन हमारे पास एक मैच्योरिटी की जाती है 65+1 इन ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, तो यहाँ पे क्या आती है, आप एक रिफ्लेक्ट
करते हो अपनी लाइफ को कि अभी तक की जो आपने लाइफ जी है, ठीक है ना, आप उसको रिफ्लेक्ट करके देखते हो कि अच्छा मैंने ऐसे लाइफ जी है कि आप सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि हाँ जो मैंने किया अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया मैंने लाइफ की है, ठीक है ना। तो वहां पे आपके एक ईगो इंटीग्रिटी की आती है। अदरवाइज आप बहुत चिड़चिड़े फील होते हो या डिस्पेयर टाइप आप में आ जाती है, तो ये चीज है। तो ये 8 स्टेजेस दी गई थी बाय द अरिक एरिक्सन की तरह, अरिक एरिक्सन से। तो ये थोड़ा थोड़ा माइंड में रखो कि पहली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ठीक है। देन ऑटोनोमी आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड में। देन इनिशिएटिव बच्चा लेना शुरू करता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी होता है, आइडेंटिटी हो जाती है ना बच्चों को, जब कुछ करना है अपनी आइडेंटिटी वो सेट कर लेते हैं। देन इंटीमेसी की आ जाती है, देन जनरेटिविटी या इंटीग्रिटी, देन 8 स्टेज आ जाती है। अब हम चलते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा इसका। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, यहाँ इन्होंने क्या था, द चाइल्ड इज मोस्ट ईगर टू लर्न एंड मास्टर स्किल, अपनी स्किल को मास्टर या लर्न करने की कोशिश करता है इन दिस कल्चर। तो वो कौन सी एज है, देखो यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट दिया है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरिटी दिया है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन दिया है, ऑटोनॉमी वर्सेस हमारे पास क्या है, शेम एंड डाउट है। तो ये आप देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख ली है स्टेजेस का, यहाँ पे आप अगेन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है उसमें कॉम्पिटेंस लेवल की बात की है, जो स्कूल एज है 5 से लेके 12 की, ठीक है। तो इनिशिएटिव तो वो प्ले एज में लेता है, एंड ऑटोनॉमी उसकी अर्ली चाइल्डहुड में होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है ना। और जो आइडेंटिटी है रोल कंफ्यूजन है वो एडोलेसेंस में चली जाती है, तो लेकिन स्कूल एज में ही वो अपनी मास्टर करने स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, आइडेंटिटी वर्सेस इंफीरियरिटी, जो उसकी स्कूल गोइंग एज है 5 से लेके 12 ईयर्स तक, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एन इंक्लूसिव सेटअप, इन जहाँ पे इंक्लूसिव की बात हो, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं एक स्पेशल नीड के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम, ईच चाइल्ड अकोमोडेट्स हिम और हर सेल्फ विद द स्कूल सिस्टम, नहीं बच्चे खुद अकोमोडेट नहीं की बात हो रही यहाँ पे। द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स स्टडी इन सेपरेट क्लास, कभी भी उनको सेपरेट क्लास में नहीं बिठाया जाता स्पेशल नीड्स वालों को। द स्कूल हैज फ्लेक्सिबल करिकुलम टू अकोमोडेट ईच चाइल्ड, यस इनको एक फ्लेक्सिबल करिकुलम जरूर दिया जाता है ताकि हर एक बच्चे का ध्यान रखा जाए, ठीक है ना, हर एक बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी के आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ऑल द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स प्ले विद ईच अदर ओनली, नहीं अपने साथ ये सिर्फ एक दूसरे के साथ खेलने वाली कोई बात नहीं है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। ये ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि इन ऑप्शंस को हम इजिली ठीक है कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड इंक्लूसिव सेटअप क्या है हमारे पास, द स्कूल हैज अ फ्लेक्सिबल करिकुलम टू अकोमोडेट ईच चाइल्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, when a teacher goes the previous knowledge of the learner, he is involved in assessment of learning, assessment in learning, assessment as learning, assessment of for learning। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी कंफ्यूजन भी होती है हमेशा सबको इन इन चारों टर्म्स में, ठीक है। तो इसको एक एक टर्म को हम देख लेते हैं। देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है कि जो आपने स्टडी की है, ठीक है ना, उसका एक असेसमेंट करना, उसकी उसको एक तरफ से देखना कि आपने कितनी नॉलेज गेन की है, ठीक है। तो वो हो जाते हैं हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, जैसे कि हमारे पास एंड टर्म के एग्जामिनेशन वगैरह हो गए, ठीक है ना, समेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग को। देन हमारे पास आ जाता है असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग होती है जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसी के दौरान आपका असेसमेंट हो जाए। मान लो कि आपने एनसीईआरटी की जैसे कि बुक्स देखी होती है ना, बुक्स में आपने एक टॉपिक जैसे रीड किया, उसके नीचे एक छोटी सी एक्टिविटी दी होती है, जब वहीं पे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है हमारे पास असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग होती है जैसे इसमें बच्चा ज्यादा को पता होता है कि हमें क्या, मतलब अपना असेसमेंट वो खुद करता है, उसमें एक गोल उसको पता होता है कि ये पर्पस है करने का, ठीक है ना। या फिर जो असेसमेंट है वो खुद बच्चे के द्वारा की जाती है, या फिर उनके पीयर ग्रुप मतलब उनके फ्रेंड्स वगैरह के साथ की द्वारा की जाती है, जो उसको हम बोल देते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। देन हमारे पास आ जाती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है जिसमें क्या है, हम उसके बच्चों का क्या है प्रीवियस नॉलेज वगैरह देखते हैं, ताकि हम अपने उसमें लेसन प्लान को उस तरह से मॉडिफाई कर दे कि बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आपका आ जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग।
अब ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी क्या कहते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। जैसे आपने कुछ छोटा सा टेस्ट ले लिया या कुछ है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट आ जाता है। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो हमने क्या था, वो समेटिव असेसमेंट का पार्ट आ जाता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रीवियस नॉलेज की बात की है कि प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है। अगर प्रीवियस नॉलेज को करना है तो वो लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं कि जो आगे पढ़ना है उसके लिए असेसमेंट किया जाता है, ताकि अपने टीचर जो है लेसन प्लान को उसके बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाए। सो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑर्डर टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ट्विन स्टडीज है, अडॉप्शन स्टडीज है, साइकोलॉजिकल स्टडीज है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है। अब देखिए यहाँ पे ट्विन स्टडी को हमेशा एक इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस माना जाता है। वहां का एक ट्विन ले लेते हैं, उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में देखा जाता है कि एक को अलग इन्वायरमेंट में रखा जाता है, दूसरे को अलग इन्वायरमेंट में रखा जाता है। तो ये तो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के लिए ही स्टडी किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे नोट पूछा गया है, ठीक है, नोट सुटेबल। अडॉप्शन स्टडी भी हो जाती है। अडॉप्शन मतलब एक हेरिडिटी के अफेक्ट अलग किया जाता है और इन्वायरमेंट उनको सेम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट हम इसमें देख ही रहे हैं। और हेरिडिटी का चेक कर रहे हैं, किसी एक मतलब डिफरेंट पेरेंट के चाइल्ड को लिया जाता है अडॉप्ट करके, तो ये अडॉप्शन स्टडी होती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। देन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है, यहाँ पे अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट देखा जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट मतलब जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कस्टमर की नीड को मतलब देखा जाता है, उनकी क्या नीड है, उनका क्या बिहेवियर है कस्टमर का, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट से, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल स्टडीज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल स्टडी है वो एक साइंटिफिक स्टडी इसकी अपने माइंड की या बिहेवियर की है, ठीक है ना। उसमें एक पर्सनैलिटी या मेंटल हेल्थ को देखा जाता है कि हम कैसे सोचते हैं, फील करते हैं या बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी ही इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। सो इसका आ गया हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर अ टीचर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए असेसमेंट का, एरर को देखने के लिए नहीं, एरर को देखने के लिए असेसमेंट नहीं करते। आइडेंटिफाइंग द गैप इन द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग ऑन ब्रिजिंग दिस गैप, यस, हम ये देखते हैं कि उनमें कहाँ गैप रह गया, उसके आइडेंटिफाई किया जाता है उन गैप्स को, और उन्हीं गैप्स को फिल करने के लिए, उनको ब्रिज अप करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। देन ऑप्शन सी, मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं ऐसा नहीं है, उनके अचीवमेंट को मेजर करने के लिए या फिर उनके रिटेंशन या प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं इसमें इन्वॉल्व है। तो बी, सी एंड डी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेनली जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी एल्बर्ट बैंड्रा जी ने दी थी। तो इसमें इमिटेशन आता है, नकल करते हैं बच्चे, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं सोशल लर्निंग में, ठीक है ना। यहाँ पे हमसे लेकिन नोट पूछा गया है, मॉडलिंग जो होती है, मॉडलिंग होती है कि वो अपने बिहेवियर को कैसे, एक बिहेवियर थेरेपी है बेसिकली मॉडलिंग, जो कि ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू की जाती है, ठीक है ना। मतलब आप अपने जो चेंजेस लेके आते हो बिहेवियर में, वो थ्रू इमिटेशन एंड बिहेवियर, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल लर्निंग। बट जिस बिहेवियर मैनिफेस्टेशन है वो कोई कहीं ना कहीं सोशल लर्निंग नहीं है, ठीक है ना। मैनिफेस्ट क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है कि कुछ हमें जो साइन मिल रहे हैं, कुछ जब कुछ हो रहा होता है, when something is happening just it's a sign, ठीक है ना। और बिहेवियर, जैसे कि हमें कोई बिहेवियर अनयूजुअल देखने को मिलता है ना, कोई मतलब इनएप्रोप्रिएट कोई बिहेव करता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, किसी में अग्रेशन ज्यादा होता है या क्रिमिनल बिहेवियर होता है, तो उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, who among the following highlighted that learning is a social mediated process। जहां पे सोशल की बात हुई हो तो वो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कौन है वो, वैगोस्टी जी हैं। उन्होंने सोशल लर्निंग की बात की थी, ठीक है ना, वैगोस्टी ने, कि जो लर्निंग क्या है, एक सोशल मेडिएटेड प्रोसेस है। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा,
ठीक है। और इन्होंने अरिक रिक्सन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्होंने जो 8 स्टेजेस डिवाइड की थी। कोलबर्ग ने मेनली इनसाइड थ्योरी की बात करी थी कि जो सोल्यूशन आता है हमारे अंदर से ही आता है। थोरनडाइक ने मेनली ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। और ये वाइगोस्टी जी हैं, इन्होंने क्या किया था, सोशल लर्निंग के ऊपर बात कर रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने सोशल इंटरेक्शन का काफी बताया था वाइगोस्टी जी ने, है ना, जिसमें हमने जोनो प्रॉक्सिमल जस्ट फोल्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था। सो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ चेंज इन मेंटल प्रोसेसेस दैट अंडरलाइन ऑल लर्निंग एंड परफॉर्मेंस कैन बी रेफर्ड एज। मेंटल प्रोसेसेस जो लर्निंग एंड परफॉर्मेंस के हैं वो क्या है? मोरल मेच्योरेशन, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। देखो जहां पे मेंटल की बात आ गई हो, मेंटल प्रोसेसेस की बात हो, वो सीधा सीधा आपने किससे जोड़ना है? कोग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है, जो मेंटल प्रोसेसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट के बोलते हैं, जिसके ऊपर जीन पियाजे जी ने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है ना, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे उन्होंने काफी इसके ऊपर दी थी। और सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Prema seems and overloaded with energy. She bounces on her seat and frequently interrupts others. It is difficult for her to focus and listen to her teachers. She may be identified with learning disability, ADHD, severe multiple disability, hearing impairment. ठीक है, तो यहाँ पे हियरिंग का तो कुछ नहीं लग रहा, बिकॉज उन्होंने एक ओवरलोडेड विद एनर्जी की बात की गई है और इंटरप्ट करती है वो दूसरों को। ठीक है, फोकस करने की बात हुई हुई है यहाँ पे कि फोकस नहीं कर पा रही है। ठीक है, एंड लिसन टू हर टीचर्स। ठीक है, तो इसमें ये आ जाता है मेनली एडीएचडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द एग्जामिनेशन। एडीएचडी आपका क्या है? अटेंशन डेफिशिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें कि वो अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पाते, ये एक तरह का डिसऑर्डर है। ठीक है, और और हाइपर एक्टिविटी है, मतलब एक्टिव वो बहुत ज्यादा रहते हैं और अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पाते। इस तरह के डिसऑर्डर को हम एडीएचडी शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। मैं इसको दिखा देती हूँ, इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है एडीएचडी की, अटेंशन डेफिशिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म है। This is very very important. Then question number 18, the Person with Disability Act 1995 emphasizes जो डिसेबिलिटी का एक्ट था 1995, इन्होंने किस पे इम्फेसाइज किया था? इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फुल पार्टिसिपेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चीजों पे बात की गई थी। जो डिसेबिलिटी एक्ट था 1995 का, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, और उनको हर चीज में एक फुल पार्टिसिपेशन का मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये तीनों ही थे इसके डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज द चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट की बात आ गई। जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही आते हैं आफ्टर 12 ईयर्स के बाद। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तभी डेवलप होती है बच्चों की। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट इन द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में किसके ऊपर जो डिबेट का मैटर नहीं रहा आज तक? माइंड बॉडी का, नेचर नर्चर का, वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट और मैनी कोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज वाइज और नो स्टेज। नेचर नर्चर की बात होती रहती है। नेचर हमारे पास हेरिडिटी आ गया, नर्चर हमारे पास इन्वायरमेंट है, और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने बात की हुई है। वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड मेनी कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि इसके ऊपर डेवलपमेंट के एक ही कोर्स है या बहुत सारे कोर्सेज डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत डिबेट हुई है। स्टेज वाइज या नो स्टेज, किसी ने बोला कि ये एक क्या है, एक स्टेजेस वाइज होती है, कोई कहता है कि नहीं स्टेज वाइज नहीं होती, ये इसका कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। ठीक है, बट ये कह रहे हैं कि माइंड एंड बॉडी के मैटर डिबेट का नहीं रहा है साइकोलॉजी में, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है ना, माइंड एंड बॉडी का नहीं रहा इसमें मैटर। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन आर एबल टू इंगेज मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले क्या है? जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, मतलब खेलता है, जैसे कि वो बच्चों को किसी टॉय के साथ खेला जाए, टेडी बियर वगैरह के साथ खेलता है, तो उसको एज ए मतलब वो ये लेके चलता है कि एक्चुअल में मतलब कि वो सब कुछ मतलब उसको रियलिटी लेके चलता है। ठीक है ना, मतलब उसमें उसी में वो विश्वास करता है। तो ये हमारे पास किस स्टेज में होता है? फॉर्मल ऑपरेशन में, कंक्रीट ऑपरेशन में, प्री ऑपरेशन या सेंसरी मोटर में होता है? तो ये आपके पास आ जाता है प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा आपके पास राइट आंसर।
Next question, when a child gives into peer pressure, they may have said competing, conforming, cooperating, confirming. देखो पीयर प्रेशर होता है जब कि बच्चा एक पीयर प्रेशर में रहता है, वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे उसको लगता है कि एक ग्रुप में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना, उसमें एक पीयर प्रेशर रहता है, वो अपना बिहेवियर या कुछ भी वैसे ही करने की कोशिश करता है एक ग्रुप में, तो उसको हम बोलते हैं डेट वी कॉल्ड एज कंफर्मिंग, ठीक है ना, उस ये इसकी डेफिनेशन टाइप ही आ जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंफर्मिंग। सो इसका ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर। कंफर्म कुछ नहीं होता, कंफर्मिंग तो कुछ नहीं है कि कुछ कंफर्म कर रहा है, या कोऑपरेटिंग नहीं है, ये कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहा उनके साथ, ठीक है, कंपीटिंग नहीं आएगा इसका, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो यही आएगा, कंफर्मिंग आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाय एफएएस? आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है फोइटल अल्कोहल सिंड्रोम। फोइटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये क्या होता है, लेकिन इसके कारण बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जो इसमें जो फोइटल होता है उसको किडनी, हार्ट या बोन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ब्रेन के ऊपर भी काफी गलत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, तो इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, डेट इज फोइटल अल्कोहल सिंड्रोम, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, समेटिव होता है जो आपका प्रॉपर एंड पे लिया जाता है, फॉर्मेटिव आपका होता है ड्यूरिंग, मतलब कि आपके कोर्स के द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना, तो एंड इसमें आपका नोट पूछा गया है यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन, तो आपके एंड में लिए जाते हैं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ सबमिटिव असेसमेंट, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही आ जाएगा। बाकी देखो असाइनमेंट दी जाती है आपको कोर्स के दौरान, ग्रुप वर्क दिया जाता है या क्लासरूम डिस्कशन होती है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिव, ठीक है, सो आपका एनुअल एग्जामिनेशन इज द नोट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, सो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। Question number 25, dash involves ability to manage your own thinking and problem solving, ठीक है, अपनी खुद की थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने को क्या कहते हैं? मेटाकोग्निटिव स्किल्स, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, सेल्फ रेगुलेशन, नन ऑफ द अबव। देखो ये डेफिनेशन ही है इसकी, अगर ये डेफिनेशन देखोगे ना, मेटाकोग्निटिव स्किल बोला जाता है जब आप अपनी खुद की थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को मैनेज करना करते हो, तो ये कौन सी आपकी स्किल्स होती है, मेटाकोग्निटिव बोला जाता है इसको, सो इसको आप याद रखो, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। Next question number 26, a curricular modification program developed in written form to facilitate the educational experience of each child with special need is called। एक करिकुलर मॉडिफाई किया जाता है, प्रोग्राम डेवलप इन अ रिटन फॉर्म, ठीक है, उसको रिटन फॉर्म में दिया जाता है हर चाइल्ड के विद जो स्पेशल नीड्स हैं उसमें, ठीक है ना, उसके लिए, तो वो क्या हो जाता है, एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया जाता किसी चाइल्ड को, ये बिल्कुल गलत है। पीयर इंटरेक्शन डॉक्यूमेंट कुछ पीयर इंटरेक्शन के लिए भी नहीं है, ठीक है ना, वो तो एक करिकुलर मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, कहीं इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, यस ये हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम किया जाए, ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट भी नहीं है, सेल्फ असेसमेंट को खुद वो एक असेसमेंट करनी है यहाँ पे, तो करिकुलर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, क्यों किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम की बात हो रही है, सो आपका पास जो आंसर आएगा डेट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Then question number 27, who strongly claimed that he can train an individual to be anything he wanted irrespective of his or her tendencies, abilities, race, culture, etc। बहुत ही अच्छी एक स्टेटमेंट है, बहुत ही मजेदार स्टेटमेंट है ये क्या था, एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने क्या कहा, वो ये कह रहा था, कहते उसने एक क्लेम किया था, कहते अब मुझे कोई भी इंडिविजुअल दे दो, वो जो बनना चाहता है, देखो यहाँ पे एनीथिंग ही वांटेड, इररिस्पेक्टिव उसकी क्या टेंडेंसी है, क्या एबिलिटी है, क्या रेस है या कल्चर क्या उसका, कहते मैं आपको उसको वो ही बना के दिखा दूंगा एक इंडिविजुअल को, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये वाला किसने क्लेम किया था? ये एरिक्सन ने किया था, वाटसन ने किया था, फ्रूड ने किया था, या बेंड्रा ने क्या कहा था ये? तो ये जो चीज कही थी ये वाटसन ने की थी, जॉन वाटसन थे, इन्होंने यही कहा था, इन्होंने स्ट्रांगली क्लेम किया था। तो इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा था गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, मुझे एक डजन हेल्दी इन्फेंट दे दो जो वेल फॉर्म्ड हो, एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ड टू ब्रिंग देम अप, और मेरा अपना एक वर्ड होगा उनको ब्रिंग देम अप, उनको बड़े करने का, आई विल गारंटी टू टेक, मैं उसमें से किसी भी एक को चूज करूंगा एट रैंडम, एंड ट्रेन हिम टू एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट, उसको एक टाइप का स्पेशलिस्ट बना दूंगा, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना बनाना हो, लायर क्यों ना बना हो, आर्टिस्ट, मर्चेंट, चीफ, यस, इवन बेगर मैन, जब उसको थीफ बनाना हो, ठीक है ना,
चाहे पॉजिटिव साइड पे ले रहा है या नेगेटिव साइड में बोला है, तो उसको कहते हैं कि मैं उसको बता दूंगा, रिगार्डलेस, मैटर नहीं कर रहा कि उसके क्या टैलेंट है, उसमें क्या टेंडेंसीज है, क्या एबिलिटीज है, क्या है रेस, क्या है उसका, ठीक है ना, कल्चर। कहते हैं आपके ऊपर है, मतलब आप एक बच्चे को कुछ भी बना सकते हो, उसको वैसा का वैसा एनवायरनमेंट देके। मतलब उसने, जॉन वाटसन ने ये बोला था, और ये एक बिहेवियरिज्म था, एक बिहेवियरिस्ट था, मतलब बेसिकली ये साइकोलॉजिस्ट जो था एक बिहेवियरिस्ट था, जिन्होंने बिहेवियर के ऊपर बात की थी, जॉन वाटसन ने। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ये दी गई थी बाय द वाटसन, बहुत ही अच्छी, इन्होंने स्ट्रांगली क्लेम किया था इस चीज को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाज गिवन बाय, द कंसेप्ट वाज गिवन बाय एंड हैपेंस इन दैट स्टेट। आइडेंटिटी वर्सेस रोल्स कंफ्यूजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब कोई बच्चा अपनी आइडेंटिटी देखता है कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये बनना है, ठीक है ना, उसको एक आइडेंटिटी मिल जाता है, और वो जब वो कर लेता है उसको एक आइडेंटिटी मिल जाता है। अगर वो उस एज में नहीं कर पाता तो उसको हमेशा के लिए क्या रहता है, एक रोल कंफ्यूजन रहती है कि मुझे करना क्या है लाइफ में, है ना। ये वही 8 स्टेजेस में है। 8 स्टेजेस हमने किसकी पढ़ी थी, अरिक रिक्सन की पढ़ी थी, और ये किस एज में होता है, अडोलसेंस एज में होता है। सो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next, question number 29. A child forms a rhyme to learn the order of planets. This is known as, एक चाइल्ड है, उसने प्लेनेट का ऑर्डर उसको लर्न करने के पहले ये प्लेनेट आता फिर होता है, उसने एक राइम बना ली उसके लिए, एक पोइम बना ली। उसको क्या बोला जाता है, उसको ह्यूरिस्टिक बोला जाता है, निमोनिक बोला जाता है, चंकिंग बोला जाता है, या कुछ नहीं बोला जाता। देखिए जो ह्यूरिस्टिक होता है, हमने पढ़ा है ह्यूरिस्टिक तो एक मेथड होता है टीचिंग का। ह्यूरिस्टिक का वैसे मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट, ठीक है ना, कुछ फाइंड करना, या इसको डिस्कवरी भी बोला जाता है। और इसका जो पढ़ाने का मेथड है ना, उसको डिस्कवरी मेथड भी बोला जाता है। डिस्कवरी मेथड भी बोला जाता है। और ये जो ये मेथड था ना, ह्यूरिस्टिक का मेथड, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था सबसे पहले, आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने दिया था ये, ठीक है। और ये तो हो नहीं सकता है ना, ये तो बच्चे क्राइम बना रहा है, तो ह्यूरिस्टिक तो इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है निमोनिक। निमोनिक, यस, ये चीज हो जाती है निमोनिक, कुछ भी याद करना उसके लिए इजी वे फाइंड आउट कर लेना, है ना, एक राइम की तरह, एक पोइम की तरह, उसको हम निमोनिक बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर निमोनिक आएगा। नेक्स्ट आ जाता है चंकिंग। चंकिंग होता है जैसे कि मान लो कोई कोई बड़ी चीज है, मुश्किल चीज है ना, उसको इकट्ठे करके एक इजी वे में कर लेना, ठीक है ना। मान लो कि मेरे पास कोई फोन नंबर ही है ना, जैसे, या फिर आप ये करो कि मेरे 343 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, तो मैं उसको 343 ऐसे कंबाइन मैंने कर लिया ना, तो ये एक चंकिंग हो गई, मतलब उसको जोड़ के उसको इजी वे में मतलब ये चीज कर ली, तो दैट इज वी कॉल एज चंकिंग, ठीक है ना। बट ये जो है ऑर्डर ऑफ प्लैनेट राइम कर वगैरह के लिए, तो इसको हम बोलते हैं निमोनिक, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रूनर आइडेंटिफाइड 3 मेजर स्टेजेस। उन्होंने बोला था कि जैसे जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था कोग्निटिव ग्रोथ के लिए, इन्होंने कोग्निटिव ग्रोथ को 3 स्टेजेस में किया था ब्रूनर जी ने। तो वो 3 स्टेजेस कौन सी है इसमें, इसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, ठीक है ना, ये आपको करेक्ट ऑर्डर देखना। तो देखिए जो ब्रूनर जी ने थे, उन्होंने जो 3 स्टेजेस की थी वो ये थी। सबसे पहले हमारे पास इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जब बच्चा एक एक्शन बेस्ड काम करता है, उसकी एज कहते हैं 0 से लेकर 1 ईयर से तक, ठीक है ना। जब आप उसके साथ कुछ आप उसको समझाते हैं, वो आपके एक्शन से, ठीक है ना, वो आपको समझाता है या समझ पाता है ना, वो आपके एक्शन बेस्ड अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाता है। देन आ जाता है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन मतलब इमेज बेस्ड है, मतलब जब वो बुक खोलता है ना, उसमें फोटोज बनी होती हैं कैट डॉग वगैरह की, तो वो पिक्चर्स देखता है उस बुक में, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से डेवलप करता है। जब या फिर आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, मान लो आपने बच्चों को डॉग बोला है ना, तो उसके माइंड में एकदम से जो पिक्चर आएगी, उसके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी डॉग की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उसका लेवल होता है 0 से लेके 1 ईयर, 1 से लेके 2 ईयर्स का आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन का। देन हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये होता है लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है ना। अब उसमें जब 7 ईयर्स ऑनवर्ड क्या हो गया, उसमें एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई। मान लो कि जब उसने आप उसको डॉग बोलते हैं, तो मतलब कि एक उसमें DOG उसको लिखा आता है ना, एक लैंग्वेज बेस्ड एक सिंबल उसमें रिप्रेजेंटेशन उसके माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी ब्रूनर ने। सबसे पहले इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब या एक्टिविटी बेस्ड, यहाँ पे देखिए एक्टिव बेस्ड है, एक्शन बेस्ड, ठीक है ना। देन आ जाती है आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब कहीं ना कहीं इमेज से रिलेटेड है। सिंबॉलिक मतलब कहीं ना कहीं लैंग्वेज से बेस्ड है। तो ये आपको एज ए ऑर्डर याद रखना है। इन ब्रूनर जी ने दी थी इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। तो यही हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास इनएक्टिव,
आइकॉनिक देन सिंबॉलिक, सो ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आई होप, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, आपने ये सेशन देखा, एंड आई होप आपको क्वेश्चंस क्लैरिफाई हुए होंगे। तो बड़ी जल्दी हम नेक्स्ट, हमारा जो भी है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे इसके ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी का। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।